रिलीजन क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया, रिलीजन कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या स्टेप्स रहे होंगे इसके डेवलप होने में, ये काम क्या करता है, मेजर रिलीजन्स कौन से हैं, न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स कौन कौन सी चल रही हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे जब आपने इसका थंबनेल देखा होगा। तो चलो आज इन सभी सवालों का आपको जवाब मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रिलीजन क्या होता है। देखो, रिलीजन एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल वाला काम है। इसको एडवर्ड बर्नेट टाइलर हैं, बहुत ही महान एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं वो उन्होंने कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को फाउंड किया था। उन्होंने अपनी 1871 बुक प्रिमिटिव कल्चर में रिलीजन को एज बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग्स कह के डिफाइन किया था। लेकिन कार्ल मार्क्स का नज़रिया थोड़ा अलग था। उन्होंने रिलीजन को ओपियम ऑफ द पीपल कहा था, मतलब एक तरह से नशा है ये लोगों के लिए। पर्सनली मुझे ये लगता है कि रिलीजन एक तरह से विश्वास और श्रद्धा के बारे में, आपको विश्वास भी रखना है, आपको होप भी बना के रखनी है। आगे अगर हम देखें तो रिलीजन दुनिया को समझने का भी एक तरीका है, और इससे हमें ज़िंदगी के कुछ सबसे गंभीर सवालों के जवाब मिलते हैं, जैसे कि हम यहाँ क्यों हैं, हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं, मैंने प्यार क्यों किया साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। रिलीजन वैसे मुश्किल टाइम में आराम और तसल्ली भी देता है हमें। जैसे मान लो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आप भगवान, अल्लाह, जीसस, इन सब से प्रार्थना करते हो कि जो भी हो सब अच्छा हो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, या आपको जॉब मिल जाए, या आपकी जो क्रश है वो आपका वैलेंटाइन डे पे आपको प्रपोज कर दे। तो ये सब होता है। बाकी इसके अलावा तो रिलीजन जैसे हमें एक साथ ला सकता है, एक अच्छा पॉजिटिव काम कर सकता है, वैसे रिलीजन का यूज़ करके लोग एक दूसरे को अलग भी कर सकते हैं। इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और अगर हम वेस्टर्न सोसाइटीज़ की बात करें तो हिटलर के बारे में तो हम सब जानते हैं, कैसे उन्होंने जूस के ऊपर अत्याचार किए थे। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि रिलीजन एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, और ये लोगों को एक साथ ला भी सकता है और उन्हें अलग भी कर सकता है। ये हमें तसल्ली भी दे सकता है और ये हमें मतभेद भी ला सकता है। बात तो सही है। हाँ, तो अभी हमने देखा कि रिलीजन होता क्या है। अब हम देखते हैं ये रिलीजन शब्द कहाँ से आया। कुछ तो इसका सोर्स रहा होगा ना, ऐसे ही तो नहीं है। तो देखो, रिलीजन का शब्द ना दूसरी भाषाओं से लिया गया है। सबसे पहले तो ये शब्द ओल्ड फ्रेंच से आया। ओल्ड फ्रेंच क्या थी, ये फ्रांस के नदर्न हिस्से में बोली जाती थी 8th से 14th सेंचुरी। उसके बाद ये शब्द एंग्लो नॉर्मन से आया। एंग्लो नॉर्मन भी एक लैंग्वेज थी, ये इंग्लैंड में बोली जाती थी 12th से 15th सेंचुरी के बीच में। मतलब वो जमाना जब लोग टेलीग्राम भेजते थे, अभी वाला टेलीग्राम नहीं मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। ठीक है, तो इन दोनों भाषाओं में रिलीजन का मतलब था सही और गलत की समझ, नैतिक कर्तव्य, पवित्रता, देवताओं के प्रति श्रद्धा। तो इन सब का एक मिलजुला के उस टाइम रिलीजन माना जाता था। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस पता है क्या है तुम्हें ये शब्द इन भाषाओं से लिया ही नहीं गया, और इसका बेसिक सोर्स लैटिन से है। अच्छा, ठीक है, लैटिन से ये शब्द आया है। तो लैटिन में रिलीजन को रिलीजियो बोला जाता था। तो देखो, रिलीजियो का क्या मतलब है। रोमन फिलोसोफर थे सिकेरो नाम से, उन्होंने कहा है कि रिलीजियो का मतलब है रेलिगियर। री का मतलब हो जाएगा अगेन, लीगो का मतलब हो जाएगा रीड, मतलब अगेन रीड मतलब फिर से पढ़ो। अब क्या पढ़ो, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो, ठीक है, उनके ऊपर विचार करो। उनका कहना था कि हमें अपने धार्मिक ग्रंथों को, यानी कि जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, उनको बार बार पढ़ना चाहिए और उनके ऊपर विचार करना चाहिए। वैसे ही जैसे हम अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ते हैं, पता है ना। लेकिन कुछ मॉडर्न थिंकर्स जैसे कि टॉम हार्पर और जोसेफ कैम्पबेल ने इस बात से इनकार किया। उनका मानना है कि रिलीजियो का मतलब रेलिगेयर है। ठीक है, री का मतलब हो जाएगा फिर से अगेन, लिगेयर का मतलब हो जाएगा कनेक्ट, मतलब रिलीजियन हम सबको एक जोड़ने वाला एक कनेक्शन है। तो चलो, इतना सब देखने के बाद हम देखते हैं कि रिलीजन में आखिर इंक्लूड क्या क्या होता है, व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ रिलीजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिचुअल्स होते हैं रिलीजन में, जैसे कि रामलीला, ठीक है। उसके बाद मैजिक होता है, जादू। जैसे कि हो ट्राइब है एक छोटा नागपुर एरिया में हमारे इंडिया में, तो उनका मानना ये होता है कि अगर वो थोड़ी सी आग लगा दे किसी जगह पे, तो जो भी धुआं उठेगा उस आग से, उससे बारिश हो जाएगी, उनका ये मानना होता है, ठीक है। उसके बाद माइथोलॉजीज़ भी होती हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में एक माइथोलॉजी है कि कैसे जो माता मरियम, जिनको हम इंग्लिश में मैरी बोलते हैं, कैसे एक वर्जिन होते हुए जीसस को जन्म दिया था, ठीक है। ऐसे ही अब अगर हम बात करें
तो जो हमारे सिंबल्स होते हैं रिलीजन के, वो भी रिलीजन का ही एक पार्ट होता है। जैसे कि हाथ का सिंबल होता है जैनिज्म में, व्हील का सिंबल होता है बुद्धिज़्म में, और ये क्रिसेंट एंड स्टार का सिंबल होता है इस्लाम में, ओम स्वास्तिक सिंबल होते हैं हिंदुइज्म में। इसके अलावा जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं जैसे गुरु ग्रंथ साहिब इन सिखिज़्म, ये भी मतलब हमारे रिलीजन का ही पार्ट होंगे। इसके अलावा जो भी रिलीजियस फिगर्स होते हैं जैसे कि पोप फ्रांसिस हैं, वो भी एक रिलीजन का ही पार्ट हैं। आगे क्या है, सेक्रेड स्पेसेस, जैसे कि कोई भी जगह है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। जैसे कि बनारस आप मान लो, बनारस के पूरा एरिया ही एक तरह से पवित्र है क्योंकि हिंदू धर्म की बहुत सारी मान्यताएं हैं। ठीक है, उसके अलावा कई सारे जो ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, जैसे कि हम होली दिवाली मनाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई कई सारे और भी रिचुअल्स होते हैं, कोई वर्शिप होती है, कोई प्रेयर होती है, जैसे कि नमाज़ पढ़ते हैं इस्लाम में, तो ये भी रिलीजन का ही एक पार्ट है। उसके अलावा कोई हमारी मान्यताएं होती हैं, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो भी रिलीजन का ही एक पार्ट होते हैं। जैसे कि नोबल एट फोल्ड पाथ होता है बुद्धिज़्म में, तो ये सब रिलीजन का ही एक पार्ट है। अब हम देखते हैं रिलीजन कैसे स्टार्ट हुआ होगा। मतलब कहीं तो स्टार्ट हुआ होगा, जैसे प्यार की स्टार्टिंग कई बार लव एट फर्स्ट साइट से हो जाती है, वैसे ही रिलीजन कैसे स्टार्ट हुआ होगा। तो रिलीजन के भी कई स्टेप्स हैं, तो कई थ्योरीज भी हैं। तो सबसे पहले देखो एनिमिज्म। एनिमिज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि हर एक चीज़ में एक आत्मा है, सोल। मतलब प्लांट में भी है, किसी ऑब्जेक्ट में भी है, किसी नेचुरल फिनोमिना में भी है, सब हर चीज़ में कोई ना कोई सोल है। मतलब हर एक जगह आत्मा है, किसी पत्थर में भी आत्मा है, किसी इंसान में भी आत्मा है, किसी पौधे में भी आत्मा है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये दिया था एडवर्ड बर्नेट टाइलर ने। उनकी जो किताब है प्रिमिटिव कल्चर, जो उन्होंने 1871 में लिखी थी, उसमें इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था। और उनका मानना था कि एनिमिज्म का मतलब होता है बिलीफ इन सोल। उनका ये मानना था कि जैसे जैसे हमारे एंसेस्टर्स ने शैडो, डेथ, सपने, इन सब को एक्सपीरियंस किया होगा, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सोल वाला कंसेप्ट आया होगा कि कुछ ना कुछ तो है, सब चीज़ों के अंदर कुछ है। तो ये सोल वाला कंसेप्ट वहाँ से आया होगा। और टाइलर का मानना था कि ये जो सोल वाला कंसेप्ट है ये हर कल्चर में पाया जाता है, इसलिए इसको कल्चरल यूनिवर्सल भी बोलते हैं। अब टाइलर के हिसाब से सबसे पहले जो रिलीजन था वो था एनिमिज्म, उसके बाद आया पॉलीथिज्म, उसके बाद आया मोनोथिज्म। पॉलीथिज्म हो जाएगा कि एक से ज़्यादा भगवान में हम विश्वास कर रहे हैं, मोनोथिज्म हो जाएगा कि हम किसी एक ही भगवान में विश्वास कर रहे हैं। दूसरा होता है एनिमेटिज्म, या फिर इसको हम प्री एनिमिज्म भी बोलते हैं। ये कंसेप्ट हमें रॉबर्ट मैरेट ने दिया था। उनकी 1909 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, द थ्रेशोल्ड ऑफ रिलीजन, उसमें इन्होंने इसके बारे में बताया। उनके हिसाब से एनिमेटिज्म का मतलब होता है कि एक सिंगल यूनिवर्सल और ट्रांसफरेबल सुपरनेचुरल पावर, मतलब एक ही पावर है, वो हर जगह है और एक से दूसरी जगह वो ट्रांसफर हो सकती है। तो इसके बारे में रॉबर्ट कोड्रिंगटन ने मेलानेशिया में स्टडी किया था। उन्होंने पाया था कि जब कोई ट्राइबल चीफ मर जाता है तो उसकी जो पावर होती है वो नए चीफ के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, मतलब ट्रांसफर हो जाती है, मतलब ट्रांसफरेबल, और ये यूनिवर्सल है और ये एक सिंगल है, एक ही है ये। ठीक है, तो उनके हिसाब से सबसे पहले एनिमेटिज्म था, उसके बाद आया एनिमिज्म, उसके बाद आया मोनोथिज्म, उसके बाद आया पॉलीथिज्म। अब देखो टाइलर ने कहा था कि पहले आया पॉलीथिज्म उसके बाद आया मोनोथिज्म, ये कह रहे हैं कि पहले आया मोनोथिज्म बाद में आया पॉलीथिज्म। ठीक है, तीसरे पे आता है फेटिशिज्म। फेटिशिज्म के बारे में चार्ल्स डी ब्रोसेस ने बात करी है। उनका मानना था कि जो सारी की सारी पावर है, जो सारी की सारी सुपर नेचुरल पावर है, वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के अंदर है। जैसे कि कोई ज्वेलरी हो गई, कोई तलवार हो गई, पत्थर हो गया, हड्डी हो गई, ठीक है, खून भी इसमें आएगा, ब्लड। तो उनके हिसाब से इसमें सबसे पहले हमारा जो रिलीजन था वो फेटिशिज्म से ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद हमें पॉलीथिज्म पे, उसके बाद हमें मोनोथिज्म पे। और अगर उनके हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो, आपको पता हो कुछ लोग क्या है, अपने मोबाइल को ही भगवान मान लेते हैं, या फिर ये तो हम सब ने किया होगा कि ये मेरी लकी पैंट है, ये मेरी लकी जीन्स है, या फिर ये मेरा लकी अंडरवेयर है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, किसी एक मटेरियल ऑब्जेक्ट में एक सुपरनेचुरल पावर, मतलब हम उसको ऐसे देख रहे हैं कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ पावर है जो जिससे हमें फ़ायदा होता है। ठीक है, चौथे पे आता है नेचरिज्म। देखो नेचरिज्म के बारे में मैक्स मुलर ने बहुत बात करी है। मैक्स मुलर के हिसाब से स्टार्टिंग में नेचरिज्म था, उसके बाद पॉलीथिज्म, उसके बाद आया मोनोथिज्म। मुलर का मानना था कि जैसे कि कई सारी सोसाइटीज़ के जो गॉड्स हैं वो, जैसे कि सूरज हो गया या फिर बिजली, पेड़ पौधे, बारिश, इन सब में होता है। तो उनके हिसाब से जो रिलीजन का ओरिजिन है वो नेचर में ही हुआ होगा।
उनके हिसाब उनका मानना था कि भाई जैसे जो भी प्रिमिटिव लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बहुत सारी कैटास्ट्रोफिस देखी होंगी, जैसे बाढ़, सूखा, या फिर बहुत तेज बारिश, बहुत तेज ठंड, गर्मी, ये सब उन्होंने देखा होगा। तो उनको ये लगा होगा कि भाई जो भी सुपर नेचुरल पावर है वो इन सब चीज़ों के अंदर ही है। मतलब ये जो नेचर की जो चीज़ें हैं जैसे कि फ्लड, ड्रॉट एक्सेट्रा, इन सब के अंदर है सुपर नेचुरल पावर। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम सोचें तो देखो, हिंदूज में पीपल के पेड़ की पूजा होती है, ठीक है। या फिर अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है तो उसमें जेठालाल है। तो जेठालाल क्या है, वो रोज सुबह सूरज दादा को जल अर्पण करता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है इनमें, मतलब सूरज दादा को जब वो जल अर्पण कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, नेचर की पूजा ही कर रहा है। 5वें पे आता है टोटमिज्म। टोटमिज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे आपके अपने भाई बहन के साथ कनेक्शन होते हैं, वैसे ही आपके किसी जानवर के साथ या किसी पेड़ पौधे के साथ रिलेशन है, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से काम किया था डरखाइम ने। उनका मानना था कि स्टार्टिंग में टोटमिज्म था, उसके बाद पॉलीथिज्म आया, उसके बाद मोनोथिज्म आया। और जेम्स फ्रेजर थे, उन्होंने अपनी किताब टोटमिज्म एंड एक्सोगेमी में लिखा है कि ये जो टोटम का कंसेप्ट है ये स्टार्टिंग में बिलीफ इन सोल से आया। मतलब सबसे पहले हम क्या है, किसी आत्मा पे विश्वास करते थे। अब जो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने सोचा होगा कि मरने के बाद जो आत्मा है वो पेड़ पौधों में या किसी जानवर के अंदर वास करती है। तो उन्होंने क्या किया, उन पेड़ पौधों की या उस जानवर की रिस्पेक्ट करने लगे, उसकी पूजा करने लगे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये टोटमिज्म का कंसेप्ट आया, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लें तो सांथल्स एक ट्राइब है हमारे इंडिया में ही, उनकी एक क्लैन है हंसडा क्लैन नाम से, हंसडा, ठीक है। तो वो हंस की पूजा करते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हो टोटमिज्म। हाँ तो यार चलो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से। देखो एवोल्यूशन होता है कि कैसे हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ में इवॉल्व हुए, कैसे हम लोग ग्रो हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो रिलीजन से हमें ये पता लगता है कि कैसे ह्यूमन सोसाइटी या ह्यूमन कल्चर डेवलप हुआ होगा, कैसे इवॉल्व हुआ होगा। जैसे हमने थोड़ी देर पहले ओरिजिन ऑफ रिलीजन की बात करी थी, कैसे कैसे पॉलीथिज्म आया, फिर मोनोथिज्म आया, एनिमेटिज्म आया या नेचरिज्म आया, हमने वो सब देखा। तो रिलीजन से हमें ये पता लग जाता है कि सोसाइटी कैसे हमारी डेवलप हुई, कैसे कल्चर हमारा डेवलप हुआ। रिलीजन से हम जान पाते हैं कि किस किस तरह की ह्यूमन सोसाइटीज़ पाई जाती पूरे विश्व में, मतलब कितनी ज़्यादा इसमें विविधता है, डाइवर्सिटी है। उसके बाद अगर हम साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो देखो कुछ ना कुछ तो है कि रिलीजन हर जगह पाया जाता है। भले ही कहीं हिंदुइज्म है, कहीं इस्लाम है, कहीं क्रिश्चियनिटी है, कहीं जुडाइज्म है, ठीक है। लेकिन रिलीजन हर जगह है, कुछ कुछ जगह को छोड़ के कुछ जगह नहीं है, आई नो दैट। तीसरे हम देखें अगर फंक्शंस के बेसिस पे अगर हम देखें रिलीजन को तो देखो सबसे पहली बात, रिलीजन से क्या होता है, सोशल कंट्रोल होता है। ये हमें कंट्रोल करके रखते हैं कि जैसे अगर आप हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म में क्या है कि अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। और अच्छा कर्म कैसे होगा, जब आप कंट्रोल में रहोगे, ठीक है। फिर क्या है आगे कि रिलीजन हमारे जीवन को एक पर्पस देता है, एक मीनिंग देता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत, ठीक है। जैसे कि हमें अच्छा आचरण करना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिलीजन हमें इमोशनल स्ट्रेस जो होते हैं, जैसे कि मान लो घर की शांति के लिए हम हवन करवाते हैं, उस चीज़ में भी रिलीजन हमें हेल्प करता है। इसमें हम रिचुअल्स करवाते हैं। फिर इसके अलावा हम लोग कई बार जादू का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोशल कोहेजन में भी हेल्प करता है, मतलब सोसाइटी को बांध के रखता है, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि टॉम हार्पर और जोसेफ कैम्बल ने कहा था कि सोसाइटी क्या है, बांध के रखती है एक दूसरे को। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो रामलीला देखने तो देखो पूरी सोसाइटी जाती ही है, और जब हम सब एक साथ मिल जाते हैं तो उससे क्या बढ़ता है, उससे बढ़ता है सोशल कोहेजन। हम लोग आपस में बात करते हैं कि क्या चल रहा है, चुगलियाँ भी होती हैं क्या बढ़िया था गुरु। तो हम बात करते हैं कुछ मेजर रिलीजन्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदुइज्म की। तो हिंदुइज्म सबसे ज़्यादा आपको इंडिया में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें इम्पोर्टेंट हिंदुइज्म में क्या रहता है, इसमें है धर्म, कर्म, मोक्ष, रीइंकार्नेशन, ठीक है। और अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें हिंदुइज्म में तो देखो दिवाली, होली, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, ये सब बहुत हम मानते हैं। उसके बाद पूजा हम करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें वेद आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं, गीता आ जाती है। और हिंदुइज्म क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा पुराना धर्म है। अब हम बात करें इस्लाम की
तो देखो इस्लाम में जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो कुरान है और सुन्ना है, और इसके जो फाउंडर हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद हैं। इस्लाम क्या है, मोनोथीज़म है, मतलब एक ही भगवान में मानता है। और इस्लाम में कई सारे सेक्ट्स हैं, मतलब शिया सेक्ट हो जाएगा, सुन्नी हो जाएगा, सूफिज़म भी है इसमें एक। और इस्लाम में जो फेमस रिचुअल्स हैं वो हो जाएंगे जैसे ईद हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस्लाम में शरिया लॉ का बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की। तो क्रिश्चियनिटी में जो उनकी धार्मिक ग्रंथ हैं वो बाइबल है, इसके फाउंडर जीसस क्राइस्ट रहे हैं, और चर्च में जाते हैं संडे को। और क्रिश्चियनिटी भी मोनोथीज़म ही है, इसमें भी एक ही भगवान को मानते हैं। और क्रिश्चियनिटी के अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करें तो वो हो जाएंगे क्रिसमस हो जाएगा, ईस्टर हो जाएगा, गुड फ्राइडे हो जाएगा। और क्रिश्चियनिटी में भी सेक्ट्स हैं कई सारे, मतलब कैथलिक्स हो जाएंगे, प्रोटेस्टेंट हो जाएंगे, ऑर्थोडॉक्स भी हैं कई सारे। और अब हम बात करें जूडाइज़म की, तो इसमें देखो सबसे पहले जो हमारे मतलब फाउंडर जो माने जाते हैं वो हैं एब्राहम या मोसेस। उसके बाद जो इनकी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट है वो है तोरा। उसके बाद ये भी एक मोनोथिज़म रिलीजन है, और इसमें भी कई सारे सेक्ट्स हैं, ऑर्थोडॉक्स हो जाएंगे, कुछ रिफॉर्मिस्ट भी हैं, कुछ कंजर्वेटिव भी हैं। और जुडाइज़म में भी कई सारे जो उनके फेमस रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि पास ओवर हो जाएगा, हनुक्का हो जाएगा। सिखिज़म की अगर हम बात करें तो सिखिज़म में गुरु नानक देव जी हैं हमारे सबसे पहले गुरु। उसके बाद जो सिखों की जो धार्मिक ग्रंथ है, सबसे पवित्र ग्रंथ है वो है गुरु ग्रंथ साहिब जी। उसके बाद सिखिज़म भी एक मोनोथीज़म रिलीजन है। सिखिज़म बैसाखी उनका बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। उसके बाद सिखिज़म में कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस भी होती हैं, जैसे कि नाम जपो, कीरत करो, वंद छको, 5 केस होते हैं उनके, केश, कंगी। पता है पर्सनली मुझे ये सिख धर्म की जो लंगर वाली सेवा है बहुत अच्छी लगती है। पता है मतलब कोई भी जाके, कोई भी गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे आपके पास पैसा हो चाहे आपके पास पैसा नहीं हो, आप वहाँ जाके गुरुद्वारे में जाके आप खाना खा सकते हो। मतलब सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि भाई खुद का पेट भर जाए, आजकल और क्या ही चाहिए होता है। बात तो सही है। तो ज़ोरास्ट्रियन में जो इनके पवित्र ग्रंथ हैं वो है अवेस्ता, ठीक है। इनके फाउंडर ज़ोरास्टर बोले जाते हैं। और इनकी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस अगर हम देखें तो फायर वर्शिप, ये लोग आग की पूजा करते हैं। और ज़ोरास्ट्रियन में फायर टेम्पल्स होते हैं। मतलब ज़ोरास्ट्रियन क्या है, ये लोग इनको पारसी बोलते हैं, जैसे कि रतन टाटा सबसे अच्छा एग्जांपल है इसके। ज़ोरास्ट्रियन में क्या होते हैं, टावर्स ऑफ साइलेंस होते हैं। पारसीज का मानना होता है इंसान जैसे मर जाता है तो वो लोग क्या है, इनके टावर्स ऑफ साइलेंस होते हैं वहाँ पे छोड़ देते हैं। उनका मानना होता है कि जो भी डेड एलिमेंट है वो एक डिग्रेडिंग मैटर होता है, ठीक है। ये आपको बॉम्बे में मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स नवरोज होता है, जिसको हम पारसियों का नया साल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जैनिज़्म की, तो जैनिज़्म में ऋषभनाथ जो थे वो सबसे पहले तीर्थंकार थे। उसके बाद जैनिज़्म अहिंसा में मानता है, मतलब नॉन वायलेंस, ठीक है। जैसे गांधी जी ने सिखाया था सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, वैसे ही जैनिज़्म में भी अहिंसा को मानते हैं। जैनिज़्म मेडिटेशन में बहुत मानता है। और जैनिज़्म क्या है कि ये अनेकांतवाद में मानता है कि भाई हर चीज़ के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं हर चीज़ को समझने के, ठीक है। और जैनिज़्म में अगर हम इम्पोर्टेंट इनके फेस्टिवल की बात करें तो महावीर जयंती हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं बुद्धिज़्म की। बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध इनके फाउंडर रहे हैं, और इनके जो पवित्र ग्रंथ हैं वो हैं त्रिपिटक। उसके बाद बुद्धिज़्म में जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस हो जाती हैं वो हो जाएंगी मेडिटेशन, ठीक है। और 4 नोबल ट्रुथ्स होते हैं इसमें, और निर्वाणा। उसके बाद बुद्धिज़्म में हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। अब हम चलो कुछ मीडियम साइज रिलीजन भी देख लेते हैं। वैसे तो सिखिज़्म, जूडाइज़्म और जैनिज़्म के बारे में आपको पिछली सेक्शन में बताया ही था, पर एज़ पर विकिपीडिया मीडियम साइज रिलीजन्स में जूडाइज़्म, सिखिज़्म और जैनिज़्म भी आते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के अलावा मीडियम साइज जो हैं वो हैं शिंटो हो जाएगा। शिंटो क्या है, जापानीज़ रिलीजन है, और इसके सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। अगर हम मीडियम साइज रिलीजन की बात करें तो 100 मिलियन फॉलोवर्स हैं, दैट इज़ अराउंड 10 करोड़, ठीक है। ऐसे कई सारे हैं, मतलब टाओइज़म है, ये चाइना में होता है। वूडू हो जाएगा, अफ्रीकन दहोमी ट्राइब होती है उनमें पाया जाता है। ये सिखिज़्म, जुडाइज़्म की हमने अभी बात ही करी है। कन्फ्यूशियनिज़्म, बहाई फेथ, तो इन सब के बारे में हम देख सकते हैं। तो ये सब कुछ मीडियम साइज रिलीजन है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अब अगर हम आगे देखें
तो एज पर विकिपीडिया देयर आर 2 मेजर बिलीफ सिस्टम्स इन दी वर्ल्ड। 2 सबसे बड़े बिलीफ सिस्टम्स हैं हमारे पूरी दुनिया में। एक हो जाएंगे इब्राहिमिक, दूसरे हो जाएंगे धार्मिक। तो ये जो आप येलो में पार्ट देख रहे हो 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये इंडिया और चाइना वाला पार्ट और थोड़ा साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपको धार्मिक रिलीजन मिलेंगे जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म। और ये जो बाकी आप ये लाइट पिंक सा एरिया देख रहे हो पूरे मैप पे, वहाँ पे आपको एब्राहमिक रिलीजन्स मिलेंगे जैसे कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म। अब हम बात करते हैं कुछ रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में, जो नए रिलीजियस मूवमेंट आजकल चल रहे हैं। तो सबसे पहले हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, इसमें जैसे कि स्वामी नारायण फेथ है, आनंद मार्ग है। ठीक है, इनमें क्या कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के कुछ मूल सिद्धांत हैं उनको बदला या सुधारे जानने का प्रयास कर रहे हैं लोग। ठीक है, उसके बाद है बहाई फेथ। इसमें क्या कर रहे हैं कि सभी रिलीजियस फिलोसफीज की जो यूनिटी है उसको टीच कर रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं ये लोग। ठीक है, उसके बाद आता है सेटनिज्म। तो इसमें सेटन की पूजा होती है और तो ये रिलीजन इंडिविजुअलिज्म और रैशनलिज्म पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यूनिटेरियन यूनिवर्सलिज्म की, तो इस धर्म में क्या है कि हमें ना सच जानना है कि असली सच क्या है। ठीक है, तो इस रिलीजन में सभी धर्मों का और सभी विचारों को रिस्पेक्ट दी जाती है। तो अब हम बात करते हैं विक्का की। इस रिलीजन को 1954 में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे एक जेराल्ड गार्डनर नाम से, उन्होंने इसको पब्लिक के सामने लाया था। तो ये रिलीजन क्या है, नेचर के ऊपर और मैजिक इन दोनों के ऊपर आधारित है। इस रिलीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है एंड इट हार्म नन, डू व्हाट यू विल। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जब तक आपके जो भी एक्शंस हैं वो किसी और दूसरे इंसान को कोई हानि नहीं पहुंचा रहे, तब तक आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। और इससे ये पता लगता है कि जो भी विक्का रिलीजन के लोग हैं वो पूरी रिस्पॉन्सिबली और एथिकली काम करते हैं। अगर हम इस फ्रेज को देखें तो एंड इट हार्म नन, डू व्हाट यू विल। ठीक है, तो ये थे कुछ रिलीजियस मूवमेंट्स जो अभी चल रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि आज के टाइम में लोगों में धार्मिक पालन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या वैसे का वैसा है। वैसे आजकल की अगर हम पॉलिटिक्स देखें किसी भी देश की, भले वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हों या ईस्टर्न कंट्रीज़ हों या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हों, तो आपको दिखेगा कि रिलीजन का काफ़ी यूज़ हो रहा है पॉलिटिक्स में। तो आपको ये लगेगा कि हाँ, शायद रिलीजन के प्रति लोगों का पालन, मतलब धार्मिक पालन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कुछ समझे दया। तो वर्ल्ड वाइड इंडिपेंडेंट नेटवर्क गैलप इंटरनेशनल ने इन्होंने एक सर्वे किया था 2015 में और 2012 में। इन्होंने 57 कंट्रीज़ को स्टडी किया था। तो इन्होंने अपने 2012 के सर्वे में पाया था कि 59% जो लोग थे वो रिलीजियस थे, 23% नॉट रिलीजियस थे, 13% कन्विंस्ड एथिस्ट थे। इन्होंने इसके बाद फिर से एक बार इन्होंने पोल किया 2015 में 57 देशों का। तो उन्होंने उस टाइम पाया कि 63% लोग रिलीजियस हो गए, 22% नॉट रिलीजियस और 11% कन्विंस्ड एथिस्ट। मतलब अगर आप देखो तो 2012 में 59% लोग थे जो रिलीजियस थे, जो धार्मिक पालन करते थे या फिर जो धर्म पे जिनका पूरा विश्वास था। वही चीज़ 4% बढ़ के 2015 में 63% हो गई। मतलब क्या पता लगता है कि रिलीजन के प्रति जो विश्वास है लोगों का वो बढ़ रहा है। अब तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। और अगर हम बात करें कम होने की, तो आपने ऑरोविल का तो नाम सुना ही होगा। ऑरोविल एक जगह है जहाँ पे धर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, वो लोग किसी धर्म में नहीं मानते, वो इंसानियत में मानते हैं। तो यहाँ से आपको लगेगा कि हाँ, धर्म का थोड़ी जगह कम भी हो रहा है और कुछ जगह बढ़ भी रहा है। तो अब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें तो जान ही ली। अब हम देखते हैं कि आज के टाइम में रिलीजन का पॉलिटिक्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम हमारे प्यारे भारत की बात करते हैं। तो हमारे प्यारे भारत में क्या है कि रिलीजन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। ठीक है, धर्म की राजनीति बहुत ज़्यादा चलती है हमारे देश में, कभी किसी को रिप्रेजेंटेशन देने में, तो कभी किसी के वोट सिक्योर करने में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में भी कुछ एक ऐसे ग्रुप्स हैं जैसे कि इवेंजलिकल क्रिश्चियंस है या फिर कुछ एक कैथलिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो लोग भी लॉबिंग करते हैं कि भाई जो कुछ एक मैटर्स होते हैं जैसे कि अबॉर्शन हो गया या फिर सेम सेक्स मैरिज हो गया या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज हो गई, उसके ऊपर वो लोग काफ़ी ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं
कि भाई ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉज होते हैं और मतलब वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम बहुत कम है। ठीक है, अब हम बात करें वेटिकन सिटी की, तो वेटिकन सिटी तो जो पोप हैं जिनको हेड ऑफ द रोमन कैथलिक चर्च माना जाता है, उनकी बहुत ज़्यादा रिलीजियस और पॉलिटिकल अथॉरिटी है वहाँ पे। अब अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो वहाँ पे शरिया का कानून काफ़ी फॉलो होता है। फिर अगर ईरान की बात करें तो वहाँ पे शिया सेक्ट बहुत ज़्यादा सुप्रीम है, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो अगर हम इसराइल की बात करें तो वहाँ पे शाज और यूनाइटेड टोरा जुडाइज़म बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कि रिलीजियस अफेयर्स, एजुकेशन या फिर कम्युनिटी नीड्स, इन सब में अपना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस की बात करें तो वहाँ पे मोस्टली सेक्युलर गवर्नेंस होती है, उनकी रिलीजन और पॉलिटिक्स काफ़ी दूर दूर रहती है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आपको ये बहुत अच्छे से दिखेगा, जैसे कि नॉर्वे, फिनलैंड में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा कि वहाँ पे रिलीजन और पॉलिटिक्स बहुत दूर दूर रहता है। अब आगे हम बात करते हैं कि रिलीजन का इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम मेरे प्यारे भारत की बात करते हैं। तो इंडिया में क्या है, काउ प्रोटेक्शन लॉज होते हैं, जिसकी वजह से डेयरी या फिर एग्रीकल्चर, इन सब इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इनका जो भी मतलब प्रॉफिट या लॉस वो काफ़ी ज़्यादा कई बार बढ़ जाता है, कई बार कम हो जाता है। उसके बाद अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो जब दिवाली आती है तो हम लोग खूब सोना खरीदते हैं या फिर खूब पटाखे खरीदते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। रिटेल सेक्टर में भी, टूरिज़्म में भी बढ़ती है। बाकी जब वैलेंटाइंस डे आता है तो उस टाइम लोग रोज़ खूब खरीदते हैं, वो अलग बात है। कुछ लोगों के रोज़ ज़मीन पे गिर जाते हैं, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और कुछ लोगों के फूलदानी में। उसके बाद हम देखें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जैसे कि स्वीडन, डेनमार्क या नॉर्वे, वहाँ पे क्या मोस्टली सेक्युलर अप्रोच है। वो लोग रिलीजन और इकोनॉमिक्स को एकदम दूर दूर रखते हैं, वहाँ पे मार्केट ड्रिवन पॉलिसीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद अगर हम देखें सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है, वो शरिया के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि आपको इंटरेस्ट के ऊपर ट्रांजैक्शंस नहीं करनी, मतलब इंटरेस्ट बेसिस पे ट्रांजैक्शंस नहीं करनी, आपको प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट में काम करना है। उसके बाद अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे जैसे चैरिटीज़ होती हैं, तो वो भी कई बार रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर दी जाती है, मतलब कोई किसी धर्म के लोगों को ज़्यादा पैसा दे देगा, किसी धर्म के लोगों को कम पैसा दे देगा। तो ऐसे ऐसे रिलीजन और इकोनॉमी आपस में इंटरट्वाइंड है। तो यार ये थी रिलीजन की पूरी कहानी, तुम्हारे अपने भाई की जुबानी। वैसे जितनी मेहनत मैंने इस वीडियो को बनाने में करी है, उतनी मेहनत तो मैंने अपनी पहली क्रश का घर ढूंढने में भी नहीं की थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर ना भी लगे तो भी कर देना, तुम्हारे कौन सा कोई नुकसान है? अगर कर दोगे तो भाई दुआ करेंगे कि तुम्हारी क्रश तुम्हें जल्दी मिल जाए, वरना दुआ करूँगा कि उसकी शादी किसी और से हो जाए। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ठीक है, चलो। हाँ, तो जैसे रिलीजन का हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल है, उसी तरह लिटरेचर का भी रोल है। तभी तो गूगल ने अपने AI का नाम बार्ड रखा। अगर जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों रखा, तो ये जो वीडियो दिख रही है इसको देखो और 1.5 मिनट में समझो। ओके, गुड बाय, सी या।